नमस्कार, सियासत की बात के साथ मैं शेखर त्रिवेदी। यूपी की 80 में से 73 लोकसभा सीटें अपने नाम करने वाली बीजेपी महज एक साल में विधानसभा में अपने हिस्से में 13 में से 10 सीटें गंवा चुकी है। केंद्र में मोदी सरकार के एक साल होने को है, लेकिन यूपी के उपचुनाव में हार दर हार का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ऊपर से अपने बयानों से, अपनों के तीखे बयानों से बीजेपी परेशान है। पहले अरुण शौरी का बयान और अब मुरली मनोहर जोशी का बयान। अब सवाल यह कि आखिर एक साल में ऐसा क्या हो गया जब साल भर पुराने करिश्मे की हवा निकलती दिख रही है। अगर ऐसा है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? बीजेपी के अपने खुलकर दिल का गुबार निकाल रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि बीजेपी की राजनीतिक जमा पूंजी भी खर्च होती नजर आ रही है? अगर ऐसा ही रहा तो फिर मिशन 2017 का क्या होगा, जो दरअसल बीजेपी के लिए एक बड़ा मिशन है। आज सियासत की बात में चर्चा इसी पर। कल महाराजगंज जिले की फरेंदा सीट के नतीजे आए। तीसरे नंबर पर चली गई बीजेपी। जाहिर है, संगठन को दुरुस्त करने और सदस्यों की संख्या का रिकॉर्ड बनाने में जुटी बीजेपी के लिए यह एक बड़ा ड्रॉबैक है। वहीं कद्दावर नेताओं के बयान भी पार्टी को मुश्किल में डाल रहे हैं। सवाल यह है कि बयानों के भंवर में फंसी बीजेपी आखिर कैसे यूपी का किला फतेह कर पाएगी? क्या बयानों के जरिए अपनी ही सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने वाले नेताओं का गुबार और फूटने वाला है? अगर यह फूटा तो फिर मोदी शाह की चक्रवर्ती मुहिम का क्या होगा? काशी को क्योटो बनाने के लिए पीएम मोदी समेत पूरा सरकारी अमला एक पैर पर खड़ा है, मगर पार्टी के एक वरिष्ठ नेता इशारों में इस कवायद पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अक्सर टोक्यो की बात करते हैं, टोक्यो जाइए तो सड़कों के ऊपर रेफ्रिजरेटर लोग लग जाते हैं, खराब हो गया, कोई आएगा उठा के ले जाएगा, कहाँ रखेगा? पूरे के पास। वाराणसी से पूर्व सांसद और बीजेपी की मशहूर तिकड़ी अटल आडवाणी जोशी में से एक मुरली मनोहर जोशी का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब मोदी सरकार के एक साल पूरे होने वाले हैं। कई मोर्चों पर सरकार की आलोचना हो रही है और इन सब के बीच मुरली मनोहर जोशी की भूमिका सरकार और पार्टी में अभी तक स्पष्ट नहीं है। सवाल ये कि क्या इस बयान के सहारे दिल का गुबार बाहर आ रहा है? जो अभी जानकारी मिल रही है जी, उसके मुताबिक अरुण शौरी के अलावा बीजेपी के कई और बड़े कद्दावर नेता मौजूदा सरकार की नीतियों की आलोचना करने वाले हैं और कुछ नेताओं ने तो गोपनीय तरीके से चिट्ठियां भी भेजी हैं बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को और कुछ सेलेक्टिव लीडर्स को। दरअसल सरकार पर सवाल उठाने का सिलसिला अटल जी की सरकार में विनिवेश मंत्री रहे अरुण शौरी के बयान के बाद शुरू हुआ है, जो आगे भी जारी रहने वाला है। इस बात के पूरे आसार दिख रहे हैं। अरुण शौरी ऐसे व्यक्ति थे, जब इन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट का काम किया तो सबसे ज्यादा अगर आरोप लगे थे अटल जी के सरकार पर तो डिसइन्वेस्टमेंट मंत्रालय को लेकर ही लगे थे। और अरुण शौरी पर कहा गया था कि पब्लिक सेक्टर की तमाम यूनिट्स को उन्होंने बहुत ही कम पैसे में निजी हाथों में बेच दिया है। अब सवाल ये कि आखिर घर के भीतर से उठ रहे इन सुरों का मतलब क्या है? तो इसे समझने के लिए अतीत पर गौर करना होगा। खासकर ऐसे मौके पर ये जानना बेहद जरूरी है कि जब सत्ता पक्ष पूर्ण बहुमत में है और विपक्ष लगभग मौन। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के दौर में भी ऐसा हो चुका है, जब उन्हें प्रचंड बहुमत मिला था। उस वक्त भी कांग्रेस पर सवाल उठाने वाले विरोधी नहीं, अपने ही थे। इस फेहरिस्त में कांग्रेस के ज्ञानी जैल सिंह, वीपी सिंह, अरुण नेहरू और आरिफ मोहम्मद खान जैसे नेताओं के नाम शामिल हैं। बाद में वाजपेयी जी की सरकार के दौरान भी उनकी कोर टीम से नाराजगी रखने वाले नेताओं की कमी नहीं रही। तो हालात कमोबेश ऐसे ही बनते नजर आ रहे हैं। एक साल पूरा होने के बाद मोदी के मुकाबले विपक्ष की कमजोरी ने पार्टी के भीतर असंतुष्ट सुरों को उठने का मौका दिया है, खासकर ऐसे वक्त में जबकि नेताओं को ये लगने लगा है कि सरकार कई मोर्चों पर फेल हो चुकी है। लिहाजा पार्टी के दूसरे नेता और देश की जनता मोदी की आलोचना सुनना पसंद करेगी।
दरअसल बयानों का ये पूरा खेल ही सियासी है, जिसका मकसद और मतलब सिर्फ खुद को प्रासंगिक बनाए रखना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुरली मनोहर जोशी के बयान के बाद वाराणसी के बुद्धिजीवियों की ओर से भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोगों को प्रधानमंत्री की नीयत पवित्र नजर आ रही है, तो गंगा पर काम करने वाले लोग निराश दिख रहे हैं। जहां तक सवाल है अभी अरुण शौरी का भी और डॉक्टर जोशी का, हम समझते हैं कि दोनों लोग जो सवाल उठा रहे हैं उसे देश में तो लोगों को सोचना ही चाहिए, लेकिन ज्यादा शायद सोचना चाहिए जो सरकार में और भाजपा में जो उनका नेतृत्व है उसको भी सोचना चाहिए। उनका चिंता देखिए वाजिब है, उनकी चिंता से हम भी सहमत हैं। भारत को सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल की ओर बढ़ना चाहिए। कौन इस बात से डिनाई कर सकता है कि हम पर्यावरण को बचाते हुए, किसानों को बचाते हुए, गरीबों के फेवर में आर्थिक विकास करें? कौन इससे डिनाई कर सकता? 60 सालों में जो काम नहीं हुआ वो मोदी जी कर रहे हैं बनारस के लिए। और आप अभी कैंट रेलवे स्टेशन पर होके आइए, वहां जाके देखिए। इसके पहले भी आप गए होंगे, क्या इतनी साफ सफाई वहां रहती है? यात्री सुविधा इतनी ही रही है जितनी आज उपलब्ध है। हमारे समझ से जो लोग बताते हैं कि साल भर में क्या उपलब्धि हुई है, तो हम समझते हैं बनारस में नरेंद्र मोदी ने जी जान लगा के देश में काम करने के बावजूद भी बनारस को जो उन्होंने सौंदर्यीकरण का वो दिया है पूरा रूप, हम उससे सहमत हैं। अच्छा लगता है कि गंगा जी के बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। जैसे अभी एक बड़े जिम्मेदार मंत्री ने कहा कि गंगा जी के तट पे जो है हम लोग 5000 अर्धसैनिक बल उतारेंगे। तो वो अर्धसैनिक बल क्या करेंगे बेचारे? सीवेज रोकेंगे या सीवेज पी जाएंगे, क्या करेंगे हम तो नहीं जानते हैं। और सैनिक का ये काम नहीं है, ये तो सैनिकों का भी एक्सप्लॉयटेशन हुआ। उनकी जिम्मेदारी कहीं कुछ है और इसका सोल्यूशन हम फिर आपसे कह दे रहे हैं, बिना इंजीनियरिंग सोल्यूशन के आप कुछ कर नहीं पाएंगे। जाहिर है घर के भीतर से उठते आलोचना के सुरों से कहीं ना कहीं नकारात्मक माहौल बन रहा है। सरकार की नीतियां कटघरे में दिख रही हैं, जिसका असर चुनावी नतीजों पर भी दिख रहा है। कम से कम यूपी में तो लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी को कोई सफलता हाथ नहीं लगी। बीजेपी अपने खाते की 13 विधानसभा सीटों में से 10 गंवा चुकी है। जाहिर है बीजेपी के लिए यह एक बड़ी चेतावनी है, लेकिन सवाल यह कि आखिर ऐसी स्थिति बनी क्यों? क्या इसके लिए कुनबे के भीतर की कलह जिम्मेदार है, जिसका गुबार दबा हुआ था और मौका मिलते ही फूटने लगा है? इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के नेता दीपक मिश्रा जी हैं और राजनीतिक विश्लेषक के विक्रम राव साहब हैं। आप दोनों लोगों का बहुत स्वागत है। राव साहब, पहले तो मैं आपकी टिप्पणी लेना चाहूंगा कि जिस तरीके की स्थिति बीजेपी के भीतर बनी हुई है, उसके बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिनको ये लोकसभा चुनाव से पहले कहा गया था कि अब आप चुनाव मत लड़िए, आप कुछ और, हम आपके लिए कुछ और कर पाएंगे, उसके बाद गुंजाइश निकालेंगे अगर कुछ नहीं कर पाएंगे, या और भी व्यवस्थाएं हो सकती। खैर, वो चुनाव लड़े, सम्मान हुआ। अब चुनाव लड़ लिए तो साहब मंत्री क्यों नहीं बने? अब मंत्री बने या नहीं बने तो उसके बाद अब जो टाइमिंग है, जब सरकार का 1 साल पूरा हो रहा है, उस समय पर जो बयान सामने आ रहे हैं, हम इसको क्या देखें कि अब वाकई बीजेपी के भीतर के अंदरूनी कलह है, या फिर यह समझा जाए कि दरअसल ये वक्त है, इस समय आलोचना होगी और सरकार अपनी तारीफ गिनाएगी? नहीं शेखर, हमको अलग अलग ढंग से सोचना पड़ेगा। सबको एक साथ घालमेल करने में विश्लेषण सही नहीं हो पाएगा। मसलन आंतरिक आलोचना होती है तो पार्टी लोकतांत्रिक कहलाती है। जिस पार्टी में आंतरिक आलोचना दबा दी जाती है, बंद कर दी जाती है, जैसे कांग्रेस पार्टी रही, तो आंतरिक उसमें लोकतंत्र खत्म हो जाता है। ये तो अच्छी बात है कि आज पार्टी के अंदर आवाजें उठ रही हैं। मोदी जिस ढंग से उनकी जो कार्यशैली है वो बिल्कुल अधिनायकवादी जैसी हो गई है। उनका कोई विरोधी न बाहर रहा पार्लियामेंट में, न पार्टी के अंदर रहा। तो जो लोग आवाज उठा रहे हैं, कम से कम पार्टी का भला कर रहे हैं, पार्टी की मदद कर रहे हैं। लोगों को बता रहे जनता को कि नहीं, तानाशाही नहीं होगी इस पार्टी में। ये तो रहा जोशी की बात है। लेकिन अगर हम लोग देखें अरुण शौरी को ज्यादा महत्व की जरूरत नहीं है। वो चुके हुए नेता हैं। वो कभी राजीव गांधी के साथ थे, कभी बीजेपी में थे। वो कभी भी मानसिक और
दिमागी रूप से आरएसएस के या बीजेपी के नजदीक कभी नहीं रहे। उनके बारे में निर्मला सीतारमण ने बहुत बढ़िया कहा, जब उनको भला लगा बीजेपी के साथ हो लिए, जब बीजेपी कमजोर रही वो छोड़ के चले गए। वो तो मौसम वैज्ञानिक है अरुण शौरी। लेकिन मुरली मनोहर जोशी का कहना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वरिष्ठ नेता है वो। और जैसे आपने कहा है इसको एक बात कि क्या वो अभी तक खामोश थे, चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था, वो भूल गए कि अवकाश सेवा निवृत्ति भी होती है, वो बिल्कुल आबे हयात पी के आए, पार्टी में बने रहेंगे मुरली मनोहर जोशी, ये बात ठीक नहीं है। मुरली मनोहर जोशी और एल के आडवाणी की पार्टी में एक परिस्थिति रही है जो भीष्म पितामह की कभी थी कौरवों के साथ। ये दोनों जो कहते हैं महत्वपूर्ण है, इनका योगदान रहा है, इनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। यही भी लॉजिक हो जाएगी मुलायम सिंह के लिए कि मुलायम सिंह बात लोग नहीं सुने, उनके भाई बेटे वगैरह। तो ये तो आयु के साथ कोई पुराना नहीं हो जाता है, उसकी राय हमेशा महत्वपूर्ण होती है, परंपरा रही इस देश में। तो मुझे नहीं लगता है मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी अगर कुछ बोलते हैं तो गलत होगा। और इस वक्त तो साल भर के बाद तो बोलना अच्छा ही है शेखर। साल भर के पहले तो ठीक है, मौका दीजिए 365 दिन का और काम करेंगे वगैरह। ये राव साहब आपने बढ़िया बात कही। हम इसी नोट से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ दीपक जी हैं, बहुत अच्छी बात आपने कही है। देखिए, चर्चा में कई बार कितनी दिलचस्प चीजें पैदा होती हैं। दीपक जी, राव साहब ने कहा कि वो जोशी जी या आडवाणी जी या अटल जी, अब उस तरीके से क्षेत्र में उतना सक्रिय नहीं है अटल जी, लेकिन फिर भी अगर वो कोई बात कहते हैं, किसी भी इशारे को करते हैं, तो वो पार्टी के लिए, पूरी पार्टी के लिए ऊपर से नीचे तक बहुत मायने रखती है। आज ये चर्चा होने लगी कि बीजेपी लोकसभा चुनाव के बाद सीट दर सीट विधानसभा उपचुनाव में यूपी में खोती जा रही है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि सरकार बनने के साथ 15 मार्च 2012 को जब शपथ ली, मंच से नीचे उतरने के बाद ही नेताजी ने इस सरकार के लोगों को डांटना शुरू कर दिया। आज तक न जाने कितनी बार वो मुख्यमंत्री से लेकर अधिकारियों से लेकर अपने नेताओं को कितनी खरी खोटी सुना चुके हैं। सवाल यह है कि अंतर कहां पे है? नेताजी डांटते हैं तो सपा की सीटें बढ़ती हैं। अब बीजेपी का कोई नेता बोल रहा है तो बीजेपी के लिए यह भी कहा जा रहा है कि उनकी सीटें कम हो रही हैं। बीजेपी सोचे, अरे सपा भी तो कुछ सोच रही होगी। इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी अपने नेता का सम्मान करती है, ठीक, उनके अनुभवों से सीखती है, उनकी डांट से अपने अंदर गुणात्मक और मात्रात्मक सुधार लाती है। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी का जो युवा नेतृत्व है, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बहुत अच्छी तरह। इसके विपरीत जो भारतीय जनता पार्टी की उसके विपरीत जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो अपने नेताओं को आउटडेटेड मानकर उनकी बातों पे ध्यान देना तो दूर, अनसुनी तक कर देती है। हम अपने बड़े नेताओं से, बुजुर्ग नेताओं से सीखते हैं। एक चीज। दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश की जनता ही नहीं, पूरे देश की जनता को मैं जानबूझ के विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश का उल्लेख इसलिए करूंगा कि इसने 72-73 सीटें दी। को एक उम्मीद थी कि नरेंद्र मोदी आएंगे, एक गुणात्मक परिवर्तन लाएंगे, समावेशी विकास लाएंगे और क्लिनिकल सर्जरी करेंगे समस्याओं की। लेकिन इन्होंने भारतीय राजनीति में रॉक स्टार जैसा प्रयोग किया। वो भारतीय राजनीति के नायक नहीं हैं, वो भारतीय राजनीति के रॉक स्टार हैं। जो वही होता है ना कि जब तक उनकी गीत चल रही है तब तक सुनाई देते हैं, उसके बाद वो स्मृति पटल से हट जाते हैं। और इन्होंने किसी प्रकार की क्लिनिकल सर्जरी नहीं की। इन्होंने जो सर्जरी की वो कॉस्मेटिक सर्जरी थी। दीवार पे पोस्टर लगाकर ये कह दिया कि दीवार कितनी खूबसूरत, कितनी मजबूत हो गई है। दीवार क्षणिक रूप से खूबसूरत तो हो सकती है, लेकिन दीवार इससे मजबूत नहीं हो सकती है। ऐसा ही कुछ नरेंद्र मोदी जी ने किया। शब्दों के माहिर व्यक्ति थे। ठीक है, बार बार जाल फैलाया। उस बात जाल मैं दीपक जी आपसे एक चीज ये जानना चाहूंगा, जब 2012 में चुनाव के नतीजे आए थे, समाजवादी पार्टी को भी जो मैंडेट मिला था, नेताजी अपने समय पे उसके लिए तरस गए। नेताजी को ऐसा मैंडेट नहीं मिला, ये सच बात है। वो मुख्यमंत्री रहे, लेकिन ऐसा मैंडेट उनके पास नहीं था। जी। अखिलेश के पास था। जी। आप ये बताइए कि अब सरकार 2017 में पूरी हो जाएगी जी। ऐसा क्या उत्तर प्रदेश में कर दिया जिसकी वजह से ये समझा जाए कि हां, मैं उत्तर प्रदेश का नागरिक हूं, इसके लिए इस सरकार पर मुझे फक्र है, या ये सरकार है तो उत्तर प्रदेश के लोग फक्र करने लगे, सिवाय इसके कि हां हमारी सरकार है, समाजवादियों की सरकार है, समाजवादी पार्टी के ये या समाजवादियों की सोच ये है वगैरह वगैरह। ये बातें रखने के अलावा
और क्या हुआ? जैसे ये घोषणा करते हैं, घोषणा आपकी भी होती है, शिलान्यास ये भी होते हैं, शेखर हम भी जी, करते हैं। नहीं, घोषणाएं नहीं। आप हमारी सरकार के एक काम की आलोचना कीजिए। क्या एम्बुलेंस सेवा खराब है? आप किसी भी क्षेत्र से फोन करिए, एम्बुलेंस 20 मिनट के अंदर पहुंच जाती है। उसकी मॉनिटरिंग लखनऊ से भी होती है और स्थानीय जिले से भी होती है। मजदूरों के लिए अभी जो 1 मई को जो कार्यक्रम जारी किया गया, मजदूरों के लिए आवास की, क्या खराब है? और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने उत्तर प्रदेश का जीवन मान बढ़ाया है, प्रति व्यक्ति आय को 40,000 से ऊपर किया है, और इसका परिणाम चुनाव के परिणाम के रूप में भी आ रहा है। 11 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी की गढ़ थी, वो हमने जीता है। राव साहब, मुझे याद है जब समाजवादी पार्टी ने अपना जो घोषणा पत्र है वो जारी किया था, उस दिन भी आपकी हमने बाइट चलाई थी। उसमें आपने कहा था कि इनको किसानों की, श्रमिकों की, ये सब बातें करनी पड़ेंगी, करनी चाहिए, और इन्होंने की हैं क्योंकि ये समाजवादी पार्टी के नाम से अपनी पूरी सियासत चला रहे हैं। सवाल यह है कि इन्होंने नीतियां भी बनाई, बहुत कुछ करने की कोशिश भी की, लेकिन एक हल्का सा झोंका आया इस बार, पानी ज्यादा बरस गया तो उत्तर प्रदेश के किसान त्राहिमाम कर उठे। जिस एम्बुलेंस सेवा की इन्होंने तारीफ की है, उसके ऊपर भी हमने तमाम खबरें दिखाई हैं कि उसमें कौन कौन अपना सामान ढुलवा करके और घर भेजता रहा, वगैरह वगैरह। सवाल यह है कि सरकार चाहे राज्य की हो या केंद्र की हो, वो नीतियां अच्छी ही बनाती है। गड़बड़ किस जगह पे होती है जो सही मायनों में उसके आलोचक हो जाते हैं? वो तो बड़ा स्वाभाविक है, अपने लोगों का आलोचक होना बड़ा स्वाभाविक है। समाजवादी पार्टी की अगर बात करें, जितनी भी बड़ी नीतियां हैं, चिंतन है, दर्शन है, फिलॉसफी, सब कुछ है, लेकिन समाजवादी पार्टी का आम वर्कर जो उदाहरण पेश कर रहा है, जिलों में, कस्बों में, आज ना अखबारों में छपता रहता है, कहीं किसी को मारपीट हो गई, किसी घर घुस गए, किसी को लूट लिया, ये समाजवादी संस्कृति नहीं है। ये अवसरवादी लोग जो सत्तारूढ़ पार्टी के अंदर साइकिल का लगा के झंडा आग घुस आए हैं। अभी किसकी जिम्मेदारी है? ये प्रदेश के पार्टी की जिम्मेदारी है कि वैसे स्वार्थी लोगों को, अवसरवादियों को पार्टी से निकालें, साइकिल का गलत इस्तेमाल करने से रोकें, क्योंकि एक मछली काफी है खराब करने के लिए। यहाँ तो हर जिले में लोग पड़े हुए हैं। आए दिन उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री भी हैं, कहीं न कहीं किसी को 6 साल के निकालते हैं पार्टी से। क्यों ऐसी नौबत आई? उनको भर्ती। ठीक है राव साहब, यानी यही दिक्कत हर पार्टी के साथ है। फिर केंद्र में अगर बीजेपी की स्थिति गत बन रही है, तो क्या आप मानते हैं कि जो अवसरवादी लोग हैं, वो किसी भी, चाहे वो राजनीति में हो या अलग अलग धंधों में, जो अवसरवादी हैं, अगर उन्हें अवसर मिल रहा है तो ठीक, नहीं मिल रहा है तो ठोको? नहीं, ये होता रहा है। ये हर पार्टी में खुदगर्ज लोग घुस आते हैं पार्टी में, और केंद्र में है क्या दलाल लोग आजकल नहीं घूम रहे हैं रक्षा मंत्रालय में या औद्योगिक मंत्रालय में? पहले 6 महीना रोक दिया। लेकिन मैं यहाँ एक चीज बहुत जरूरी कहना चाहता हूँ मोदी के बारे में। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मोदी बहुत ही व्यक्तिपरक आदमी है। जिससे उसे चुनौती मिलती है वो उसको दरकिनार कर देता है। जब ये मुख्यमंत्री था तो शंकर सिंह वाघेला, सुरेश मेहता, काशीराम राणा, केशुभाई पटेल, सबको हटा दिया से, जो उनसे कई साल सीनियर थे, अनुभवी थे, संघर्षशील थे। मोदी खुद जेल ले गए इमरजेंसी में, और ये सब बेचारे जेल के थे इमरजेंसी में, सबको किनारे कर दिया। आज दिल्ली में वो यही हरकत करें, उनकी फितरत है, उनके व्यक्तित्व का ये अटूट गुण है कि जो जिन से चुनौती मिले उनको आयु दिखा दो कि 60 से ऊपर है और दरकिनार कर दो। अब मुरलीधर जोशी का अनुभव का इस्तेमाल कर सकते थे मोदी चाहते तो, बजाय इसके उनको चुनौती माने, हटाने की कोशिश करे। आडवाणी क्यों खिसियाए रहते हैं, खींचे रहते हैं मोदी से? क्योंकि उनको इज्जत नहीं दे रहे हैं। ठीक है, हम बिल्कुल आखिरी सवाल, दीपक मिश्रा जी, मैं राव साहब मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है। दीपक जी, मैं आखिरी सवाल आपसे लेता हूं, 20 सेकंड का वक्त है मेरे पास से, कि जो स्थितियां बनी हैं उसमें आपको लगता है कि जो 2017 का मिशन है, समाजवादी पार्टी फिर इससे बड़े मैंडेट के साथ आने वाली है? आप दावे से कह सकते हैं जो कुछ आपका अच्छा या बुरा है, आप जानते हैं बेहतर। कल का परिणाम संकेतक है। हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं ये इसका स्पष्ट संकेत देता है। आप देखिएगा 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से इससे भी ज्यादा मैंडेट लेते हुए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका भी, राव साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास आज वक्त इतना ही था, लेकिन इस पूरी चर्चा में
एक चीज जो बड़ी निकल करके आई है वो ये कि जब बड़े डांटें तो ठीक है, उनकी डांट का भी सम्मान है, लेकिन सियासत ये कहती है कि चुनौती देने वालों को एक समय तक बर्दाश्त करना, उसके बाद न बर्दाश्त करना, यही नीति है, बाकी राज है। अब सवाल ये कि अगर जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं ने अपनों ने उसकी डांटना शुरू किया या उनकी आलोचना शुरू की है, तो अब दो पार्टियां बहुत साफ है, समाजवादी पार्टी और बीजेपी। इनके अपने डांटते हैं तो इनकी सीटें बढ़ती हैं, उनके अपने डांटते हैं तो उनकी सीटें कम होती हैं। अब देखना यह है कि जनता किधर कम और किधर ज्यादा होती है। नमस्कार।